मैं सभी सुनने वाले छात्रों को का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार जायसवाल, अर्थशास्त्र विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। मैं वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा हेतु अर्थशास्त्र विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। मैं आशा करता हूं इसके पूर्व आप विभिन्न विषयों की कक्षाओं को सुने होंगे लाइव अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सबसे पहले अर्थशास्त्र विषय की परिचय देने के पूर्व संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण का सिलेबस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं, ये पेपर फर्स्ट जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है, जो कि 200 नंबर का होता है और 2 घंटे इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं कि एक हेडलाइन दिया हुआ है। जैसे पहला है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, अर्थात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करेंट की घटनाएं। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये हमारा विषय वस्तु है। हमको इसी विषय टॉपिक पर अध्ययन करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे सतत पोषणीय विकास, कहीं कहीं धारणीय विकास भी लिखा रहता है, समपोषणीय विकास भी लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद इसमें है पॉवर्टी, निर्धनता अथवा गरीबी। उसके बाद इंक्लूजन, समावेशन या समावेशी विकास से संबंधित है। उसके बाद डेमोग्राफिक का मतलब होता है, डेमोग्राफिक मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और in more precise way we can say that scientific study of population is called demographics। इसको हिंदी में हम बोलते हैं जनसांख्यिकी। उसके बाद दिया हुआ है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सामाजिक क्षेत्र के में उठाए गए कदम अन्य। तो ये एक मोटा चीज़ें आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत रखी गई हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं और खोलते हैं तो इसमें और भी तमाम चीज़ें कई सारे इसके अंतर्गत जोड़ते हैं। जैसे ये एक थीम है, इसको हम एक थीम कहेंगे, लेकिन इस थीम के अंतर्गत कई सब थीम्स और कई सारे मुद्दे और टॉपिक इससे जुड़ते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र विषय के परिचय आपको कराएंगे, अर्थशास्त्र विषय की उद्भव के बारे में बात बताएंगे, अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या इसका महत्व है, सिविल सेवा परीक्षा में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, और ये पिछले कुछ वर्षों या कहें पिछले कुछ दशकों में इसकी महत्ता, अर्थशास्त्र विषय की महत्ता सिविल सेवा परीक्षा में निरंतर ही बढ़ती रही है। जैसा जब हम पहले की आज के 10 साल पहले का पेपर अगर से देखें, क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, चाहे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी या यूपीएससी के, तो उसमें हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस आते थे वो 3, 4 या 5 आते थे, लेकिन अब वो दहाई के आंकड़े से ऊपर है। दहाई के आंकड़े तो आते ही हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो हमको सीधे अर्थशास्त्र से मतलब मिल ही जाते हैं, उसके अलावा भी उससे रिलेटेड टॉपिक में भी हमको तमाम क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कई 15 क्वेश्चन से कभी कभी 20 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। अब जैसे कि हम अभी इसी सिलेबस का अध्ययन करें
तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक थीम तो है ही, इसके अलावा भी अगर से हम देखें कि अर्थशास्त्र विषय का और कहाँ कहाँ आता है, तो हम देखेंगे जैसे पहला सेक्शन है, पहला थीम है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें भी आर्थिक जगत की जो घटनाक्रम है, जो वर्तमान घटनाक्रम है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। राष्ट्रीय स्तर की करंट इवेंट्स में जैसे कि आरबीआई और भारत सरकार वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सबों के द्वारा जो समय समय पर उनकी रिपोर्ट आती है, उनके द्वारा जो मुख्य बातें आती हैं, उससे संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे। और केवल इन्हीं विभागों की बात या इन्हीं मंत्रालयों की बात नहीं, सरकार द्वारा तमाम तरीके की स्कीम्स, प्लान समय समय पर अनाउंस की जाती है आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु। ये सब का अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र में या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। और उसके अलावा भी देखिए, जैसे पॉलिटी वाले सेक्शन में, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज के बाद पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, पब्लिक पॉलिसी में भी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये भी एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ है कि जो मेन सब्जेक्ट तो जैसे इकोनॉमिक्स है, लेकिन उससे संबंधित भी अन्य जो चीज़ें अन्य विषयों में है, तो हमको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही हम सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और उसमें चयन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अर्थशास्त्र विषय को पढ़ने हेतु या समझने हेतु, अर्थशास्त्र विषय को जानने हेतु महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री पर, मटेरियल्स फॉर स्टडी फॉर द इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हमको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को जानने हेतु, अर्थात अर्थशास्त्र की मूलभूत चीज़ों को जानने हेतु कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक का अध्ययन करना है। यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है, मार्केट में भी उपलब्ध है और साइट पर भी ऑनलाइन डाउनलोड इसको किया जा सकता है एनसीईआरटी की साइट से। तो हमको सबसे पहले कक्षा 9 से 12 की एनसीईआरटी, ताकि हम अर्थशास्त्र की मूल चीज़ों को, बेसिक्स को क्लियर करें। उसके कुछ सिद्धांत हैं, कैसे काम होता है, उस सिद्धांतों को हम कैसे व्यवहार में लाते हैं, और अर्थव्यवस्था में वो कैसे कार्य करती हैं, इन सब अगर से हम एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12 को पढ़ते हैं तो हमको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास, अर्थात हमारे छात्रों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक कोई प्रामाणिक पुस्तक हो, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि इंग्लिश में भी उपलब्ध है इंडियन इकोनॉमी के नाम से, उसको ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले चाहें तो SN लाल एंड SK लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण नाम से किताब आती है, उसको अध्ययन कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अच्छी किताब है, प्रामाणिक किताब है। इंग्लिश मीडियम वाले रमेश सिंह का अध्ययन कर सकते हैं। SN लाल और SK लाल की इंग्लिश मीडियम में किताब नहीं आती है, रमेश सिंह की किताब दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये होगी बेसिक। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, अर्थशास्त्र केवल किताबों तक ही नहीं सिमटा है। अर्थशास्त्र इज ए वेरी, मतलब इकोनॉमिक्स इज ए वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। वी हैव टू फोकस ऑन द करेंट डेटा अबाउट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें, अर्थात हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अथवा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको डेटा, अर्थात जो जितने लेटेस्ट डेटा है और लेटेस्ट जो स्कीम है, लेटेस्ट प्लान है, लेटेस्ट इनिशिएटिव्स है, उसको हमको जानना आवश्यक है। इस हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजट के पूर्व आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको की इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे आती है, उसको पेश किया जाता है संसद में। इस और बजट जैसा कि आप लोग जानते हैं, बजट कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे आम जीवन में भी, और बजट का अवलोकन तो हमको करना ही करना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों हमको अर्थशास्त्र को जानने हेतु
एक तरीके से मस्ट है, इसको हमको अध्ययन करना ही है। और इसको हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट, प्रत्येक वर्ष के आर्थिक समीक्षा और बजट को हम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की साइट, जिसका कि लिंक दिया हुआ है fin.min.nic.in finmin.nic.in पर से फ्री आपका डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जिस वर्ष का हमको सर्वे चाहिए अथवा बजट चाहिए। तो ये हो गई बेसिक्स। क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमको पहले 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रामाणिक पुस्तक जैसे कि रमेश सिंह या SN लाल की होनी चाहिए। उसके अलावा हमको इकोनॉमिक, भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का अध्ययन करना है। तो ये रही बेसिक्स। उसके अलावा हम देखते हैं खासकर IAS की परीक्षा में, अब तो PCS की परीक्षा में भी, कि अर्थशास्त्र से जो प्रश्न आते हैं उसके कीवर्ड्स या किसी खास टर्म, किसी खास शब्द को लेकर, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, किसी कोई रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए HDI, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इन सब चीज़ों पर भी प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको हम, इस कीवर्ड्स को या टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए हम 2 साइट आपको सजेस्ट करते हैं। पहला है अर्थपेडिया.in, ARTHAPEDIA, अर्थपेडिया.in, जो कि भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। इस पर हम अगर से अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी कीवर्ड्स या कोई भी टर्मिनोलॉजी डालते हैं तो उसकी हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और साइट है www.investopedia.com, इस पर भी हम अर्थशास्त्र से संबंधित किसी वर्ड्स को, किसी टर्म को जानना चाहेंगे तो हम जान सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग हम जान रहे हैं, एक नीति निर्माता, मतलब नीति जो हमारे देश में योजनाएं बनती हैं, योजनाओं की स्वीकृति होती है या जो नीतियां बनती हैं, उसकी सर्वोच्च संस्था है नीति आयोग, जो कि पूर्व में योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी। उसकी साइट पर भी हम समय समय पर उसके द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट, 3 ईयर एक्शन अप्रोच और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसका कि हमको अवलोकन करना है। ये भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और जैसा कि फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको भी बताया था कि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है। इसके लिए हमको अप टू डेट एकदम रहना है डेटा को लेकर, और कोई भी रिपोर्ट आती है उसको लेकर। तो हम कैसे रहेंगे, इसके लिए हमको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए तो वैसे भी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, लेकिन उसमें भी इकोनॉमिक सेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी सेक्शन के लिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी मस्ट। उसके लिए भी हमको एक अच्छे न्यूज़पेपर की दरकार है, एक अच्छे न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्थशास्त्र को जानने हेतु, इकोनॉमिक्स को जानने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स को जानने के लिए इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेहतर मटेरियल, बेहतर जानकारी मिल पाएगी, बजाय हिंदी के न्यूज़पेपर की अपेक्षा इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये जानकारी अच्छे से रहती है। और द हिंदू और या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक पेपर का हमको चुनाव करना है। मतलब हमको इंग्लिश मीडियम में ही ये आती हैं, इंग्लिश में ही दोनों न्यूज़पेपर आती हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। हमको दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, उसका अध्ययन करना है। उसमें हमको विशेष रूप से बिजनेस पेज अर्थात इकोनॉमी वाले पेज पर विशेष ध्यान देना है। तो ये कुछ है बेसिक मटेरियल्स फॉर स्टडी, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। अब हम अर्थशास्त्र का परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम किसी भी विषय को जानते हैं तो उसकी परिभाषा को जानते हैं या जानना चाहते हैं या जानना भी चाहिए। जैसे कि हम भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भूगोल की परिभाषा जानते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की परिभाषा को जानना चाहते हैं, या राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा जानना चाहते हैं। इसी तरह हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानना चाहिए। तो हम पहले ये बता दें, अर्थशास्त्र विषय की कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं।
जैसे कि हम पहले शुरुआत करेंगे एडम स्मिथ, जिनको कि हम अर्थशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे परिभाषित किया, अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया है? इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, अर्थात ये संपत्ति के अध्ययन को अर्थात संपत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इनकी किताब है जिसका कि नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको कि हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने यह परिभाषा दी थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स को लेकर ये तो एक मतलब आधुनिक विचारक हैं, या कह सकते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप हम अर्थशास्त्र विषय का देख रहे हैं, ये एडम स्मिथ के इसी किताब के आने के बाद आया है प्रकाश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था इनके पूर्व नहीं जरूरी था या प्रामाणिक इसकी मतलब इसकी प्रामाणिकता नहीं थी, ऐसा नहीं है। कोई भी शासन व्यवस्था बिना आर्थिक प्रणाली के, बिना सुचारू आर्थिक प्रणाली के, बिना अच्छे अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकती थी। हम चाहे प्राचीन समय से देखें, चाहे वो मोहनजोदड़ो के काल की हम बात करें, चाहे वैदिक संस्कृति की बात करें, सब में अर्थशास्त्र अर्थात अर्थ की भूमिका रही ही है। हम बात करेंगे भारत के पहले स्थापित साम्राज्य, जिसको कि हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं, उस शासन की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, लेकिन जो मेन व्यक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको स्थापित करने में उनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उनकी रचना थी अर्थशास्त्र, उनकी रचना का किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक किताब मानी जाती है। हालांकि ये अर्थशास्त्र की किताब केवल नहीं कही जाएगी, यह मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था की को बताने हेतु यह किताब लिखी गई थी, लेकिन उस राजनीतिक व्यवस्था में एक आर्थिक व्यवस्था भी है, उसका भी जिक्र इस अर्थशास्त्र की किताब में किया गया है, जो कि कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा, इनको कि हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, के द्वारा लिखी गई थी। ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन मतलब किताब मानी जाती है। ठीक है। लेकिन हम आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं, उसके जनक, उसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को ही जानते हैं। ठीक है। तो इनकी परिभाषा, एडम स्मिथ की परिभाषा से मैंने आपका परिचय कराया। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र क्या है? संपत्ति का विज्ञान है, अर्थात संपत्ति के अध्ययन को ये अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए जिनका कि नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इनका कहना था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का अध्ययन है, मानवीय कल्याण का अध्ययन करता है। तो ये वेलफेयर अप्रोच एक तरीके से है अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है। इसी प्रकार एक और अर्थशास्त्री हुए लॉर्ड रॉबिन्स करके, इनकी परिभाषा स्कैर्सिटी अप्रोच सबसे मतलब प्रचलित परिभाषा है, अभावगत दृष्टिकोण। मतलब ये कहते हैं, इनकी परिभाषा का मूल ये कहता है, अर्थशास्त्र हमें यह बतलाता है कि हम कैसे स्कैर्स रिसोर्स से, सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को हम कैसे पूरा करें। ये एक अर्थशास्त्र की सर्वमान्य और प्रामाणिक परिभाषा, एक तरीके से हम इसके अप्रोच को, इनके दृष्टिकोण को मानते हैं। ये कहते हैं कि हम सीमित संसाधनों में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे अधिकतम या अनुकूलतम करें। ठीक है। इसी प्रकार एक और अर्थशास्त्री हुए पॉल सैमुअल्सन, जो कि आर्थिक कल्याण को अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन मानते, मतलब अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन आर्थिक कल्याण को मानते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने आप लोगों के समक्ष अर्थशास्त्र की रखी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत बातों की चर्चा करेंगे। जैसे हम परिभाषा देखी, उसी परिभाषाओं के आधार पर भी
पर आधार पर हम अर्थशास्त्र की कुछ मूल बातों को देखते हैं। क्या है? पहला है इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है? अभाव के बीच हम कैसे चुनाव करें। चुनाव अर्थात हम कैसे अपने उपयोगिता को पूर्ण करने हेतु कैसे चुनाव करें। स्कैरसिटी इज द मेन कीवर्ड। स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, मतलब अभाव और चुनाव दोनों एक साथ जाते हैं और दोनों अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर से विश्व में कोई भी चीज़ प्लेंटी का मतलब होता है अधिकता में उपलब्ध है, जिसकी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो हमको चॉइस की समस्या नहीं है, हमको चुनाव की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम जब चाहे जितना प्रयोग करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक जीवन में यह सत्य नहीं है। इवन मतलब विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति भी होगा वह भी अभाव से ग्रस्त है, उसको भी अभाव है। उसको अभाव अपने समय का है, अपनी वरीयता का है। जैसे हम बात करें भारत में, जैसे हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुकेश अंबानी को किसी चीज़ का अभाव नहीं है। मुकेश अंबानी को समय से अपने ऑफिस पहुंचना है, समय से अपने ऑफिस का काम करना है, समय से सारा प्रबंधन करना है, तो उनके पास भी क्या है? उनके पास समय का अभाव है। भले ही वह बहुत धनी व्यक्ति हैं, लेकिन समय का अभाव उनको भी है। इसी प्रकार समय के अलावा वरीयता का अभाव। वरीयता का मतलब अब उनके पास जो समय बचा तो या तो वह अपने बिजनेस को बढ़ाने में उस समय को लगाए, या लेजर या मतलब विलासितापूर्ण जीवन बिताने में लगाए। अगर से वह विलासितापूर्ण जीवन में अपना समय लगाते हैं या विलासितापूर्ण जीवन को अपने बिजनेस से अधिक वरीयता देते हैं, तो उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं कमी आएगी। हाँ, और बिजनेस में लगाएंगे तो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी भी चीज़ का अभाव न हो। तो अर्थशास्त्र का जो थीम है, अर्थशास्त्र विषय की जो मूल बात है, उसमें अभाव और चुनाव, स्कैरसिटी एंड चॉइस, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, जो रॉबिन्स की परिभाषा है, रॉबिन्स की परिभाषा क्या कहती थी? मेकिंग चॉइसेस एमंग स्कैरसिटी, हाउ एन इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज हिज और हर यूटिलिटी इन गिवन स्कैर्स रिसोर्सेस। अर्थात हम हिंदी में बोलेंगे, कोई व्यक्ति कैसे अभावग्रस्त या अभावग्रस्त संसाधनों में अपने उपयोगिता को अधिकतम अथवा अनुकूलतम करना चाहता है। ये अर्थशास्त्र की मूल बात है, ये अर्थशास्त्र में मूल है। हम अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे तो भले ही वहाँ स्कैरसिटी और चॉइस हमको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा कि स्कैरसिटी और चॉइस है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में हम इसको अवश्य पाएंगे, हम इसको अवश्य देखेंगे। इसी तरह द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, जैसे कि इसमें लिखा द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, जो चुनाव की जो समस्या है वह अभाव से पैदा होती है। द स्टडी ऑफ सच चॉइस प्रॉब्लम एट द इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इन्हीं चुनाव की समस्याओं का, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हों, सामाजिक स्तर पर हों, राष्ट्रीय स्तर पर हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना, अब हम अर्थशास्त्र के बाद हमको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। अर्थशास्त्र, जैसे जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किए होंगे, अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में हमको अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को नहीं डिटेल में जानना
हमको केवल उसके बेसिक्स जानना है। और हमको क्या महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र में, हमको इकॉनमी अर्थव्यवस्था और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जानना है। तो हम इकोनॉमिक्स के बाद अब इकॉनमी की बात करेंगे। तो इकॉनमी की बात हम करेंगे। तो इकॉनमी हम अभी बता दें, अर्थव्यवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक अवलोकन है। मतलब इकोनॉमी इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंदर हम जो सैद्धांतिक पक्ष का अवलोकन करते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है, मुख्य समस्या होती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हम जैसे कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पर क्या है, वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग इन इकोनॉमी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। हम किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम प्रॉब्लम। तो क्या समस्या है, पहली समस्या क्या, हाउ मतलब कैसे, फॉर होम मतलब किसके लिए। ये 3 मुख्य समस्याएं किसी भी अर्थव्यवस्था की होती है, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे जापान की बात करें, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था की हम बात करें, ये 3 समस्याएं सभी अर्थव्यवस्था में रहती है। तो पहली समस्या का हम पहले अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे, आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। व्हाट, क्या करें, मतलब पहली समस्या क्या, व्हाट मतलब व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। पहली समस्या है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो पहली समस्या क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी उत्पादन की गई मात्रा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। दूसरी प्रमुख समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस और बाय विच मेथड्स द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी प्रोड्यूस। ये क्या कह रहा है, हाउ मतलब कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस तरीके से हम उत्पादन करें, और बाय विच मेथड या किन तरीकों से, अर्थात हम वस्तुओं और सेवाओं का किन विधियों से उत्पादन करें। ये दूसरी मुख्य समस्या है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या भारत में कपड़े का उत्पादन हम श्रम आधिक्य या श्रम गहन तरीके से करें या मशीन इंटेंसिव अर्थात मशीन की गहनता के विधि से करें, किस विधि से करें, श्रम गहन विधि से करें या पूंजी गहन विधि से। जैसे कि इसमें मशीन इंटेंसिव लिखा, मशीन के लिए हमको क्या चाहिए, पूंजी। तो हमको अब यहाँ पर चुनाव करना है कि हमको श्रम गहन साधनों का प्रयोग करना है भारत में कि पूंजी गहन साधनों का। तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है और अत्यधिक जनसंख्या भी है। यहाँ पर पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत की वर्तमान की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, 130 करोड़ अथवा 1 अरब 30 करोड़ है। तो हमारे पास क्या श्रम उपलब्ध, जनसंख्या अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अर्थात हम किस तरह की अर्थव्यवस्था हैं, श्रम गहन अर्थव्यवस्था। हमारे पास श्रम गहन विधियाँ या श्रम गहनता ज़्यादा है, पूंजी की कमी है, इसलिए हम विकासशील हैं। जैसे कि हम यूएसए और ब्रिटेन की बात करें, विकसित देशों की जो श्रेणी में आते हैं, या जर्मनी की बात करें, तो ये जो देश हैं ये पूंजी गहन, इनके पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा है और श्रम की मात्रा कहीं कम है। मतलब एक सापेक्षिक रूप से देखें तो भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है और श्रम गहन वस्तुएं यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हैं। श्रम हमको सस्ते पर मिल सकता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए भारत में, अगर हमको कपड़े का उत्पादन करना है तो हमको श्रम गहन विधि से इसका उत्पादन करना चाहिए, न कि मशीन गहन या पूंजी गहन विधि से। इसके अलावा ये भी निश्चित करता है व्हाट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी यूज्ड, उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनाया जाए, यह भी ये सुनिश्चित करता है। ठीक है,
तो हमने दो समस्याएं देखी, व्हाट और हाउ। अब तीसरी और अंतिम समस्या, मुख्य समस्या कौन है? फॉर हूम, मतलब किसके लिए। हिंदी में कहेंगे फॉर हूम मतलब किसके लिए। इसका अर्थ है हु गेट्स हाउ मच टू कंज्यूम गिवन दैट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एन इकोनॉमी। अगर एक अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध वस्तु और सेवा है तो उसमें से किसको कितना उपभोग करना चाहिए। अब जैसे कि हम कहें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सामान्य टीचर है, कोई दैनिक मजदूर है, तो सबकी अपनी अर्निंग कैपेसिटी मतलब आय की क्षमता अलग अलग है, आय अलग अलग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अधिक उस आय का सृजन कर रहा है, अधिक आय प्राप्त करता है, टीचर उसके मुकाबले थोड़ा कम करता है, जबकि दैनिक मजदूर सबसे कम करता है। तो इसमें तीन जैसे बात है कि दैनिक मजदूर की जो ज़रूरतें हैं, जो आय की क्षमता है वो अलग है, तो उसकी अपनी अलग ज़रूरतें होंगी। एक शिक्षक की अलग होगी, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अलग होगी, इसी तरह हम कह सकते हैं डॉक्टर की अलग होगी। तो ये है फॉर हूम, किसके लिए, यह समस्या तीसरी। यह मुख्य रूप से समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो हमने किसी भी अर्थव्यवस्था की या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में चर्चा की। इसमें तीन मुख्य समस्याएं हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। क्या, कैसे और किसके लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इकोनॉमिक्स में दो सिद्धांतों की बात करें तो दो मुख्य हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसकी चर्चा हम थोड़ा यहाँ करना चाहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, कहीं कहीं शिष्ट अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, यह जैसा कि नाम से ही हम परिलक्षित होता है, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब एकदम छोटे स्तर पर। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई का अध्ययन करते हैं। किसी इंडिविजुअल के या किसी व्यक्ति के क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या इनकम है, उसकी क्या एक्सपेंडिचर है, अर्थात वो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, एक फर्म या इंडस्ट्री को कितनी लागत उसकी आती है किसी सामान को बनाने में, उसकी प्रॉफिट कितना है, इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब दूसरा जो ब्रांच है वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम समग्र रूप से पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था मतलब सबको एक साथ मिलाकर अध्ययन करें, तो हम इसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समष्टि मतलब बृहद स्तर पर करते हैं इसका। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या मुख्य बातें का अध्ययन करते हैं। हम इसके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कि इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बोलते हैं उसका अध्ययन करते हैं, रोजगार का अध्ययन करते हैं, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई का अध्ययन करते हैं। ये मुख्य चीज़ों का जो कि हम पूरे अर्थव्यवस्था के संदर्भ किसी एक राष्ट्र या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं कि उस राष्ट्र की कितनी राष्ट्रीय आय है, उसकी GDP ग्रोथ रेट क्या है, उसके रोजगार का क्या स्तर है, वहाँ पर कितनी मुद्रास्फीति की दर है। इस सब का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कौन से साधनों से एक राष्ट्र की या एक अर्थव्यवस्था की में उसकी GDP और इन्फ्लेशन रेट निर्धारित हो रहे हैं। व्हाट पॉलिसीज कैन रिड्यूस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन डेवलपिंग कंट्री। हम यह भी देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन सी नीतियों से हम बेरोजगारी दर को अर्थात और कह सकते हैं गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये हम समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब व्हाट इज इकोनॉमी, हमने अभी चर्चा की थी, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। एक बार फिर से हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। जब हम किसी राष्ट्र को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं
तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। When we define a nation in relation to its all economic activity, then we call it an economy. Economy is behavioral study of economics. जैसा कि मैंने बताया था पूर्व में कि अर्थव्यवस्था क्या है, वह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन है, व्यवहारिक पक्ष है। Economic activity related to use of scarce resources of a country by economic agents, business sector, households, government, consumption, production and distribution of goods and services. आर्थिक क्रियाकलाप से क्या मतलब है, इसको बताया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कैसे हम सीमित संसाधनों का एक राष्ट्र में उसके आर्थिक एजेंटों द्वारा, उस राष्ट्र के अंदर व्यापारिक क्षेत्र द्वारा, परिवार द्वारा, सरकार द्वारा किस तरह उसका उपभोग, उत्पादन और वितरण किया जाता है, इसका अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थव्यवस्था के प्रकार। विभिन्न अर्थव्यवस्था भिन्न प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जा सकता है। अभी जो हम वर्गीकरण करेंगे वह संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं या अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा प्रकार है सोशलिस्ट इकोनॉमी अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा प्रकार है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम इसकी बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अर्थव्यवस्था का एक अन्य वर्गीकरण विकास के आधार पर कर सकते हैं। विकास के आधार पर हम विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, या कह सकते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था, हम इस तरह से कर सकते हैं। वैश्विक संबंधों के आधार पर भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो हम पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा यह अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब इसमें जो निजी स्वामी जो होता है तो उसका उद्देश्य लोगों का कल्याण न होकर अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। यह व्यवस्था लेसेस फेयर सिस्टम, लेसेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लीव अस एलोन या लीव एलोन, अकेले छोड़ देने की। और यहाँ इस जो टर्म को, इस प्रणाली को अर्थशास्त्र में प्रचलित किया अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने। उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में इसके बारे में चर्चा की है। इसमें इन्होंने कहा लेसेस फेयर इकोनॉमी is that type of economy in which there is negligible or no interference of the government। लेसेस फेयर प्रणाली अर्थव्यवस्था की ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार का नगण्य अथवा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसके अंतर्गत हम उदाहरण दे सकते हैं किन राष्ट्रों का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, हांगकांग। ये राष्ट्र या इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जो कि अधिकतम किस प्रकार की है, वह पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब दूसरे प्रकार की हम चर्चा करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी।
इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें सभी उत्पादक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है तथा आवंटन लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर एक केंद्रीय इकाई अथवा राज्य के द्वारा की जाती है। इस प्रणाली का उदय कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित है। इस पर हम आपको फिर से इसको समझाएंगे। जहां हम एक और देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम जैसे कि देख रहे हैं, ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, यह बाजार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। कोई निजी व्यक्ति या निजी उद्यम या उद्योग उन संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखता है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि लोगों के कल्याण करना होता है। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है और इसकी प्राथमिकता सामाजिक कल्याण की होती है, न कि लाभ कमाने की होती है। इस प्रकार से ये दोनों एकदम विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का या किसी केंद्रीय इकाई या राज्य का नियंत्रण रहता है। यह प्रणाली कार्ल मार्क्स के विचारों, कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों पहले सुने भी होंगे। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। इनके विचार हमको लगभग सभी विषयों में देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में। इसके अलावा हम इनको अन्य विषयों में भी इनके विचारों को पाते हैं। ये मुख्यतः वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। इनका मानना था कि पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष रहता है। दो वर्ग रहते हैं, एक पूंजीवादी वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास और एक बुर्जुआ वर्ग, या मतलब पूंजीवादी या बुर्जुआ वर्ग, और एक होता है प्रोलिटेरिएट या जिसको कह सकते हैं मजदूर वर्ग होता है। पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग, दो मुख्य वर्ग, पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग। इस तरह की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हम क्यूबा, उत्तर कोरिया और पूर्व सोवियत संघ, जिसको कि वर्तमान में रूस कहा जाता है, वह पहले एक अन्य राष्ट्रों को मिलकर एक संघ हुआ करता, तो सोवियत संघ बोलते थे, जो कि सोशलिस्ट प्रकार की इकोनॉमी अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। एक तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सिंपल आसान है। ये है कि इसमें हमने समाजवादी तथा पूंजीवादी प्रणाली की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को शामिल किया है, क्योंकि ये दोनों प्रणालियों में अनेक कमियां रहती हैं। जैसे कि पूर्व की दोनों आर्थिक प्रणालियां, समाजवादी और पूंजीवादी, ये दोनों एक चरम स्थिति को, एक एकदम विपरीत स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, और दोनों की अपनी कमियां हैं। जहां पूंजीवाद लोगों के कल्याण न करके केवल लाभ की अधिकतम करने का उद्देश्य रखता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और निरंकुशता हावी रहती है, और इसको विभिन्न राष्ट्रों में इसको देखा भी गया है। इसमें सरकार और राज्य के नियंत्रण से सरकारी अधिकारी या कह सकते हैं सरकारी कर्मचारी या राज्य द्वारा निरंकुशता या इन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। तो हमने इन कमियों को दूर करके समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता थी, जो अच्छी चीज़ों थी, उसको लिया, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अच्छी बातें थीं, जो इसकी विशेषता थी, उन दोनों को मिलाकर हमने एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था की संकल्पना की। इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। इसमें निजी क्षेत्र भी कार्य करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्रों के, जहाँ पर निजी क्षेत्र ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
जहाँ पर लोगों के कल्याण की बात आती वहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों को तवज्जो दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र हो जो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था को न अपनाया हो। अधिकतर राष्ट्र इसी में है। पूंजीवादी और समाजवादी एक दोनों चरम स्थिति, मतलब एक वैसी एक कह सकते हैं कि आइडियल स्टेट प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो कि थ्योरेटिकल अगर हम देखेंगे तो शायद कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पूंजीवादी हो और समाजवादी, ऐसा नहीं है। दोनों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खूबियाँ रहती हैं। कुछ में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ज़्यादा खूबी है तो किसी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ज़्यादा खूबी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक व्यापक प्रकार की आर्थिक प्रणाली है और वर्तमान में अधिकतर राष्ट्रों ने, खासकर एक विकासशील राष्ट्रों ने जैसे कि भारत ने, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई थी। इसमें उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ की सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीवादी प्रकार थी उसकी भी अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट किया या ग्रहण किया हमारे नीति नियंताओं ने उस समय। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं जो कि संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर पाई जाती हैं या नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। इसके अलावा जैसे मैंने अभी चर्चा की शुरुआत में कि एक प्रकार है विकास के आधार पर, कोई विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई विकासशील है, कोई अविकसित है। विकसित अर्थव्यवस्था जहाँ पर उच्च जीवन शैली होती है, वह आर्थिक विकास के क्रम में काफ़ी आगे हैं, आर्थिक समृद्धि वहाँ लंबे समय से अच्छी हुई है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय उच्च है, राष्ट्रीय आय उच्च है, रोजगार का स्तर उच्च है, गरीबी निर्धनता न्यूनतम है, बेरोजगारी न्यूनतम है। जैसे कि हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में अमेरिका और यूरोप के देशों को रख सकते हैं। दूसरी प्रकार की विकासशील राष्ट्र होते हैं। विकासशील राष्ट्र वो राष्ट्र जो कि विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या निरंतर प्रयासरत हैं। इसमें हम भारत, श्रीलंका, चीन, इन राष्ट्रों को हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा एक अविकसित है। अविकसित प्रकार के देश बहुत कम ही हैं या बहुत जहाँ पर एकदम न्यूनतम आर्थिक प्रगति हो रही है, जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश, सोमालिया, इथोपिया जैसे, इन सब हम कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से अविकसित तो नहीं, विकास की प्रक्रिया कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी चलती ही रहती है, लेकिन कुछ राष्ट्र हैं जो कि अभी भी आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं, तो उनको हम अविकसित में राष्ट्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये रहा प्रकार की बात। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से पूर्व हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ जान लेना चाहेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक प्रकार मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित बाजार प्रणाली की है। इसमें बाजार तंत्र की भूमिका प्रधान होती है तथा राज्य की भूमिका कल्याणकारी कार्य करते हुए भी गौण होती है। अर्थात ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार अर्थात पूंजीवाद का बोलबाला ज़्यादा रहता है, जबकि राज्य की भूमिका कम रहती है। राज्य का काम केवल देख रेख से संबंधित होता है। इसमें संसाधनों का विभाजन बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। राज्य क्या है? केवल कल्याणकारी कार्य करता है, देख रेख अर्थव्यवस्था की करता है, लेकिन नीति निर्धारण
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बाजार के तंत्र द्वारा। तो इस बात को हम विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके उलट मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक और प्रकार, महत्वपूर्ण प्रकार है, वह है नियोजित मिश्रित प्रणाली, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें राज्य की भूमिका प्रधान होती है तथा बाजार तंत्र सहायक की भूमिका में कार्य करता है। यहाँ पर क्या है तो दोनों बात, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी समाजवादी पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं हैं, नियोजित में भी है, लेकिन नियोजित मिश्रित प्रणाली में राज्य की भूमिका प्रधान हो जाती है, बाजार तंत्र की भूमिका गौण हो जाती है, अर्थात वह केवल सहायक के रूप में कार्य करती है। जैसे हम भारत के संबंध में बात करें तो जब भारत ने, हमारे नीति निर्माताओं ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई, तो वह नियोजित मिश्रित प्रणाली थी, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी। अर्थात इसमें राज्य की, सरकार की भूमिका प्रधान होती थी, बाजार तंत्र की भूमिका कम हुआ करती थी। हम जैसे जब आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे, औद्योगिक नीति के बारे में, भारत की औद्योगिक नीति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्रता के बाद 1948 की औद्योगिक नीति, उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जो औद्योगिक नीति थी, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की, उसके बाद 69 या उसके बाद फिर 91, इस तरह के हम देखेंगे, तो उसमें हम ये पाएंगे कि 91 के पहले की जो भी नीतियाँ थी या औद्योगिक नीतियाँ थी या कोई भी आर्थिक नीति थी, उसमें राज्य का नियंत्रण होता था, लाइसेंसिंग राज परमिट होता था, बिना सरकार के लाइसेंस लिए बिना कोई भी व्यापार या व्यापारिक कार्य करना संभव नहीं था। लेकिन जब 1991 में हमने आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम चलाया, अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी राष्ट्रों के लिए भी खोला, अर्थात हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, इसकी भी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो आप देखेंगे 1991 के बाद ये चीज़ क्या होती है, नियोजित मिश्रित प्रणाली से हम धीरे धीरे मिश्रित बाजार प्रणाली, मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात लाइसेंसिंग राज की समाप्ति हो जाती है 91 के बाद, लाइसेंसिंग राज, परमिट राज समाप्त हो जाते हैं। बिजनेस को सहूलियत देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाते। उदार बनाने से मतलब है हम नियमों में छूट देते हैं, विदेशी व्यापार को ही हो, चाहे विदेशी निवेशकों से संबंधित हो, चाहे अपनी घरेलू नीति हो, सब में हम छूट प्रदान करते हैं या अपनी आर्थिक नीति को उदार करते हैं। तो उसकी विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल हम ये जान जाएं कि स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद की मिश्रित प्रणाली में जो अपनाई गई थी, उसमें राज्य की भूमिका प्रधान थी, अर्थात सरकार की भूमिका प्रधान होती थी, क्योंकि वह सोवियत संघ से प्रभावित था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ में तो हर चीज़ राज्य अथवा सरकार द्वारा निर्धारित होती थी, लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई थी। तो मिक्स्ड में हमने क्या रखा, राज्य की भूमिका को ज़्यादा रखा, सरकार की भूमिका को ज़्यादा महत्व प्रदान किया। ठीक है, लेकिन 91 के बाद हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे 91 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी से मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का एक अन्य प्रकार उदारवादी व्यवस्था होता है, इसमें नियोजन के साथ साथ बाजार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती है। इसकी चर्चा जैसे मैं अभी कर रहा था कि भारत ने 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद उदारवाद की एक तरीके से नीति अपनाई, जिसको कि इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। इंडिया हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991।
उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्यों अपनाना पड़ा, इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम ये जाने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत ने कौन सी नीति कब लागू की और उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहले हमारी कौन सी नीति अधिक थी, अर्थात हम नियोजित मिश्रित प्रणाली को हम जैसे पहले अपनाया, फिर धीरे धीरे हम मिश्रित बाजार प्रणाली की ओर बढ़े। तो ये चीज़ें रही अर्थव्यवस्था के प्रकार की, जो कि आधारित थी किस पर, उत्पादन के साधनों अथवा संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर। इसमें हमने देखा 3 प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के पुनः 2 रूप देखे। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोग काफ़ी कुछ इसमें समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 भागों में हम बांट सकते हैं इसको। पहला हम विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहाँ पर राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण से तात्पर्य होता है मुख्यतः निवेश दर से या निवेश में वृद्धि से। तो बचत एवं निवेश, जब निवेश ज़्यादा होगा तो हम बचत भी ज़्यादा करेंगे। तो पूंजी निर्माण अर्थात बचत एवं निवेश उच्च होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है, पूंजी निर्माण की दर ज़्यादा रहती है, इसके परिणाम स्वरूप बचत एवं निवेश भी ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ इस तरह की अर्थव्यवस्था या इस तरह के राष्ट्र में, विकसित राष्ट्र में सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब भी उन्नत अवस्था में होते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था का अगर से हम आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के लगभग सभी देश, इसके अलावा एशिया में हम कह सकते हैं जापान, दक्षिण कोरिया, ये राष्ट्र विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि क्या होता है, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय की उच्च दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर इत्यादि। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रकार है विकासशील अर्थव्यवस्था। इसमें दुनिया के अधिकतर देश इसी श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में आएंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। इसमें क्या होता है कि ऐसे राष्ट्र या ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे बढ़ रही है, किंतु ये राष्ट्र औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं या उसमें औद्योगिक विकास धीमा होता है तथा अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर को लेकर, कि जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकतर आबादी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत रहती है, वहीं विकासशील अर्थव्यवस्था में अधिकांश आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहती है। और जैसा कि हम आगे पढ़ाएंगे और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि कृषि क्षेत्र में आय सृजन करने की शक्ति कम होती है, वह आय में वृद्धि कम कर पाती है, अधिक वृद्धि नहीं कर पाती है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में आय की वृद्धि ज़्यादा होती है, उसमें तेजी से वृद्धि हो पाती है तथा उसमें आय भी अधिक होता है। यही कारण है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे अग्रसर होती हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़ने का कारण भी रहता है क्योंकि यहाँ पूंजी की कमी रहती है, पूंजी निर्माण की कमी रहती है, इसलिए औद्योगिक रूप से थोड़े पिछड़े होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अधिकतर विश्व की जो देश हैं वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। एक अन्य तीसरा है प्रकार, वह है अविकसित अर्थव्यवस्था। इनमें आर्थिक उन्नति की संभावना
नगण्य होती है। अविकसित का मतलब ये नहीं कि वह विकसित ही नहीं, मतलब कि अविकसित अर्थव्यवस्था से मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की संभावनाएं नगण्य हैं अथवा एकदम नहीं है। ऐसे राष्ट्र या ऐसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है या भौगोलिक रूप से वह कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि हम कहें ध्रुवी देश हैं या मरुस्थली देश हैं, ये राष्ट्र, इन जगहों के जो राष्ट्र हैं उसमें क्या है, आर्थिक विकास की संभावना बहुत कम अथवा नगण्य रहती है। तो इसमें दो मुख्य प्रकार हैं जिस पर हम आगे देखेंगे तो ज़्यादा चर्चा होगी, वह है विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। और हमारा जो ध्यान रहेगा वह विकासशील अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भारत भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है और हमको अध्ययन भारत के दृष्टिकोण से करना है, तो हमारा अधिक ध्यान विकासशील अर्थव्यवस्था पर रहेगा। हाँ, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को हम इसलिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि उससे हम अपने तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, भारत ही नहीं, भारत जैसे अन्य भी जो राष्ट्र हैं उनका। तो हाँ, मैं ये साथ भी बताया हूँ कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर कि जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकरण ज़्यादा की वृद्धि तेज रहती है, विकासशील में औद्योगिकरण की वृद्धि कम रहती है। विकसित अर्थव्यवस्था की अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र पर कार्यरत रहती है, जबकि विकासशील राष्ट्र के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। इसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक शैक्षणिक रूप से भी विकास होता है या विकसित अवस्था में रहते हैं। वहाँ के लोगों को अधिक सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, उच्च शिक्षा में अधिक नामांकन एनरोलमेंट होता है, जबकि विकासशील राष्ट्रों में हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से भी थोड़े लोग पिछड़े होते हैं, कुछ वर्ग सामाजिक रूप से ज़्यादा पिछड़े होते हैं और कुछ वर्ग आगे भी होते हैं। मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था में हमको सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता अधिक देखने को मिलती है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में हमको समानता ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हम भारत के संबंध में बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी एक समाज के ऐसे वर्ग हैं जैसे कि SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, या हम कह सकते हैं महिलाओं को भी श्रेणी में रख सकते हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से अभी भी उतने आगे नहीं हैं जिसकी जैसे कि अन्य वर्ग है, सामान्य वर्ग की अपेक्षा हम देखते हैं। इसीलिए हम इनको पिछड़े वर्ग में सामान्यतः रखते हैं या दमित वर्ग भी कहा जाता है। ये अभी भी सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से थोड़े पिछड़े माने जाते हैं। तो एक तरीके की एक खाई हो गई कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में या विकासशील राष्ट्र में एक जो सेक्शन है, एक वर्ग के लोग हैं, वह तो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से अधिक उन्नत अवस्था में हैं, जबकि उसी राष्ट्र में रहने वाले कुछ वर्ग के लोग, जैसे कि मैंने भी चर्चा की SC ST समुदाय, ये क्या है, ये सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्वरूप से अभी भी पिछड़ी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये असमानता को दिखाता है। हम जैसे कि सामान्यतः आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को हम GDP ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम में के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये तो एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, मात्रात्मक रूप से। लेकिन एक और प्रचलित तरीका है विकास को मापने का, वह है मानव विकास सूचकांक HDI। इसकी भी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। तो HDI में हम क्या कर देखते हैं, उसमें प्रति व्यक्ति आय या GDP के अलावा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में हम कितना सशक्त हैं, कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, इसके आधार पर निर्धारण होता है मानव विकास का। तो ये आज के समय में ज़्यादा सही पैरामीटर्स या
सूचक माना जाता है आर्थिक विकास का, बजाय कि प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र विषय में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को लेकर विभिन्न विचार मिलते हैं। 70 के दशक या उसके पूर्व तक आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते थे, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता था। लेकिन 70 के दशक के बाद धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों में भेद करना, डिफरेंशिएट करना शुरू किया और दोनों को अलग माना। जहां आर्थिक समृद्धि समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि में परिवर्तन, जिन्हें कि हम माप सकते हैं मात्रात्मक रूप से, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है मात्रात्मक रूप से माने जाने मात्रात्मक रूप से माप किए जाने वाले चरों का मूल्यांकन, जैसे कि सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी ग्रोथ इत्यादि या राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन, इसको हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। अब जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में एक बृहद अथवा व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास के अंतर्गत हम आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन को भी शामिल करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तभी संभव है जब हम आर्थिक समृद्धि के साथ साथ लोगों के या अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणात्मक रूप से सुधार कर पाएं, हम उसको ही आर्थिक विकास की संज्ञा देंगे। इस प्रकार जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। अर्थात इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तभी संभव है जब आर्थिक समृद्धि के साथ साथ गुणात्मक समृद्धि लोगों के जीवन में, गुणात्मक समृद्धि लोगों के रहन सहन में हमको वृद्धि देखने को मिले, लोगों को अधिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हो, तो हम उसको आर्थिक विकास कहेंगे। इसीलिए आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरो कॉन्सेप्ट while economic development is a wide concept। आर्थिक समृद्धि हो रहा है तो ये निश्चित नहीं है कि आर्थिक विकास भी वहाँ हो रहा है। किसी राष्ट्र में या किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था या उस राष्ट्र में आर्थिक विकास भी हो रहा है। हाँ, लेकिन आर्थिक विकास हो रहा है तो ये अवश्य है कि आर्थिक समृद्धि भी हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आर्थिक समृद्धि विकसित राष्ट्रों के संबंध में ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आर्थिक विकास को विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों के संबंध में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक समृद्धि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर यह अपने में साध्य नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होगा। पर आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊंचा है।
आर्थिक विकास के माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी से तात्पर्य जीवन जीने की आयु। कोई व्यक्ति, किसी राष्ट्र में कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला, दोनों की जीवन जीने की एक औसत क्या है, कितने वर्ष तक औसत आयु है। उसके अलावा पोषण का स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ फैसिलिटीज, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं इत्यादि, पर कैपिटा कंजम्पशन गुड्स एंड एटसेट्रा। तो मैं समझता हूं कि अब आप लोग आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में अंतर को समझ गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है या महत्वपूर्ण संकल्पना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इसको लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद भी रहता है। कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक समृद्धि को ज़्यादा जरूरी मानते हैं आर्थिक विकास की। उनका कहना है कि आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक विकास स्वतः ही होगा, जबकि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक समृद्धि हो तो आर्थिक विकास भी संभव हो। आर्थिक विकास के लिए हमको अलग से प्रयास करने पड़ते हैं। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको कि नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान हेतु उनका मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट ए मीन्स नॉट ए एंड इटसेल्फ। उनका कहना था कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक को साध्य नहीं माना सकता, यह एक साधन है। जबकि वहीं दूसरी ओर दूसरे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री प्रोफेसर जगदीश भगवती का मानना है कि आर्थिक समृद्धि ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक समृद्धि होगा तो हम स्वतः ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आगे अग्रसर होंगे। कभी आप लोग को समय मिले या कभी आप लोग नेट पर भी सर्च करके इन अर्थशास्त्रियों के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी आर्थिक कल्याण, सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अलावा वह गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी अनेक किताबें और रचनाएं उनकी हैं। वहीं जगदीश भगवती ग्लोबलाइजेशन, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगदीश भगवती की बहुत मशहूर किताब है। उनका एक अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इमेजिनिंग ग्रोथ का है। इसको आप समय मिले तो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आगे मैं इन अर्थशास्त्रियों के महत्वपूर्ण योगदानों की भी चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास सामान्यतः क्या है? समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी ग्रोथ इत्यादि में वृद्धि को मापता है, और आर्थिक विकास इन वृद्धियों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी शामिल करता है। अब आर्थिक विकास का मापन, ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आर्थिक समृद्धि के लिए तो हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे बढ़िया सूचक माना जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट या राष्ट्रीय आय में वृद्धि। पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उसको हम वर्तमान में जीडीपी ग्रोथ रेट के से ज़्यादा अच्छे से माप सकते हैं। जैसे कोई कहता है हमसे कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति कैसी है, तो हम सामान्यतः उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट से, सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर से हम उसको बताते हैं कि अगर सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर अच्छी है तो हम कहेंगे उस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि अच्छी है। लेकिन आर्थिक विकास के मापन में हम जानते हैं कि ये विस्तृत अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा है। इसमें अलग अलग दृष्टिकोण हैं इसको मापने के। जैसे इसमें आर्थिक विकास के मापन में 4 दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है बेसिक नीड्स अप्रोच, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम हिंदी में बोलेंगे। दूसरा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तीसरा है परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड, क्रय शक्ति समता विधि। चौथा और महत्वपूर्ण है, जिसकी कि हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक।
तो हम इन चारों महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के मापन का बाहरी से अलग अलग से हम जानेंगे और की चर्चा करेंगे। पहला है जैसे आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम अथवा बेसिक नीड्स अप्रोच। इसको अर्थशास्त्री जे.आर. हिक्स एवं पॉल स्टेटन ने आर्थिक विकास के मापन में निम्नलिखित 6 आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित सूचकांक को महत्वपूर्ण बताया है। इसमें कौन कौन सी 6 मूल आवश्यकताएं हैं इनके अनुसार, हिक्स और स्टेटन के अनुसार, तो इसकी मैं चर्चा करूंगा। पहला है शिक्षा। पहली मूल आवश्यकता शिक्षा को मापते हैं। इसका सूचकांक साक्षरता दर या प्राथमिक शिक्षा में नामांकन से कर सकते हैं, किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता, मूल आवश्यकता स्वास्थ्य। इसको हम जीवन प्रत्याशा अर्थात एक व्यक्ति के जीवन के समय से उस औसत कितनी आयु तक वह जीवित रह सकता है, इसको कि हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। भारत के संबंध में सामान्यतः 68 वर्ष, लगभग 68 वर्ष औसत आयु है प्रत्येक व्यक्ति की। इसी तरह विभिन्न राष्ट्रों की अलग अलग है। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण मूल आवश्यकता जीवन हेतु ये मानते हैं खाद्य अथवा भोजन की आवश्यकता। इसको ये प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति के रूप में मापन करते हैं। इसके अलावा चौथी महत्वपूर्ण मूल आवश्यकता है स्वच्छता स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, इसलिए इन्होंने कहा कि स्वच्छता का हम सूचकांक क्या रखेंगे, बाल मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत, अर्थात जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग स्वच्छ तरीके से स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं। पांचवी मूल आवश्यकता है जल आपूर्ति वाटर सप्लाई। इसको उन्होंने किस सूचकांक के माध्यम से मापा है, स्वच्छ जलापूर्ति प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत, कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ जल की आपूर्ति प्राप्त हो रही है या स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम देखेंगे या अभी भी हम देखते हैं कि भारत में भी माना जाता है कि आधे से अधिक जनसंख्या अभी भी स्वच्छ जलापूर्ति से वंचित है। तमाम पर्यावरणीय दिक्कतें हैं, प्रदूषण की वजह से स्वच्छ जलापूर्ति की बहुत विकराल समस्या है और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम राष्ट्रों में, अधिकतर राष्ट्रों में ये समस्या देखने को मिलती है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण ये मूल आवश्यकता क्या बताते हैं, आवास मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वो किस तरह का आवास है, किस तरह का घर उनका कैसा है या है कि नहीं, क्या वो बेघर हैं, क्या बिना आवास के रह रहे हैं, ये इनके सूचकांक है। तो हम क्या देखें, पहला हमारा अप्रोच है बेसिक नीड्स अप्रोच, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, जिसको कि हिक्स एवं स्टेटन ने दिया है। इनके अनुसार 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अथवा भोजन, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आवास। और इन विभिन्न मूल आवश्यकताओं से संबंधित उनके सूचकांक भी इन्होंने बताए हैं। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं आवश्यकताओं के, ये वाकई में किसी भी व्यक्ति के जीवन हेतु मूल चीज़ें हैं। बिना इसके हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में की उसके जीवन की संकल्पना या कल्पना को नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा अप्रोच है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसकी संकल्पना अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस, अर्थशास्त्री का नाम था मॉरिस डी मॉरिस ने दी थी, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसके अंतर्गत उन्होंने लाइफ इंडेक्स के अंतर्गत बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स, 3 तरीके के इंडेक्स थे और ये बहुत ही चर्चित रहा है। 1970 के आसपास या 72 में इन्होंने इसकी संकल्पना फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI की दी थी। अर्थशास्त्री का नाम है मॉरिस डी मॉरिस। इसकी भी विस्तृत चर्चा मैं अभी करूंगा। इसके अलावा तीसरी जो है क्रय शक्ति समता विधि, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड, ये आप लोग इसके बारे में जानेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता विधि। क्रय शक्ति से एक होता है प्रत्येक राष्ट्र की अपनी
जैसे राष्ट्रीय आय की संकल्पना है, तो एक जैसे होता है कि आधार वर्ष को लेते हुए मापते हैं, या उनकी प्रति व्यक्ति आय को हम आधार वर्ष को लेते हुए मापते हैं। और एक होती है परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता के आधार पर मापन। क्रय शक्ति समता का अवधारणा गुस्ताव कैसल अर्थशास्त्री ने दी थी, अर्थशास्त्री का नाम प्रोफेसर गुस्ताव कैसिल था। ये क्रय शक्ति समता से मतलब कि एक व्यक्ति जिसकी आय या क्रय शक्ति है वो उसकी अपनी क्षमता से कितना उपभोग कर पा रहा है, इसके आधार पर मापा जाता है। तो ये एक तरीके से विभिन्न राष्ट्रों में तो अलग अलग राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन वो उस आय से वो कितना उपभोग कर पा रहे हैं, कितना वो उस राष्ट्र में अपनी क्षमता के अनुसार कितना उपभोग कर पा रहे हैं, इसके आधार पर मापन करेंगे तो परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग होता है। इसके आधार पर सामान्यतः वर्ल्ड बैंक भी जैसे विश्व के राष्ट्रों की एक सूची बनाता है कि कौन सा राष्ट्र उच्च आय वर्ग में है, कौन सा मध्यम आय वर्ग में है, कौन सा निम्न मध्यम आय वर्ग में है, उच्च मध्यम आय, तो इस तरह से कैटेगरी है। तो ये भी क्रय शक्ति समता का प्रयोग करता है। या और भी सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के, जैसे भुगतान संतुलन वगैरह का सिद्धांत, उसमें भी क्रय शक्ति समता की चर्चा होती है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे चर्चित है, सबसे प्रचलित है, वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इससे सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण और मुख्य परीक्षा चरण दोनों में इससे प्रश्न आते ही हैं। लगभग हर वर्ष हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक से प्रश्न, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, दोनों में मानव विकास सूचकांक से प्रश्न अक्सर ही आते हैं। तो इसको हम विस्तृत पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मानव विकास सूचकांक के बाद थोड़ा सा मैं बता दूं, इसकी संकल्पना 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर महबूब उल हक एवं भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन ने मिलकर दी थी। हालांकि मुख्य योगदान महबूब उल हक का है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये प्रकाशित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, इसको हम डिटेल में विस्तृत इसकी हम चर्चा करेंगे और आप जानेंगे इसके बारे में। तो हम बात करेंगे अभी मॉरिस डिमेरिस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में। इसकी संकल्पना जैसा कि मैंने बताया एक अर्थशास्त्री थे मॉरिस डी मॉरिस ने 1970 के दशक में दिया था। मानव विकास सूचकांक के पूर्व ये सूचकांक आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक का आधार यही सूचकांक है। इसके अंतर्गत मॉरिस डी मॉरिस ने 3 संकेतक इंडिकेटर्स का चुनाव किया था। कौन कौन से? पहला चुनाव किया था जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मैंने अर्थ बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा प्रत्याशित जीवन आयु, अर्थात एक व्यक्ति कितने वर्ष औसत आयु जी सकता है या उसकी कितने वर्ष जीने की संभावना है। जैसे कि भारत के संबंध में हम बात करेंगे तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 ईयर्स, 67 वर्ष। दूसरा संकेतक है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अर्थ होता है जन्म से 1 वर्ष की आयु तक कितने बच्चे जीवित रहते हैं। सामान्यतः इसको मापते हैं प्रति 1000 शिशुओं में जीवित बच्चों की संख्या।
प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो वो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। बेसिक लिटरेसी मौलिक साक्षरता, जैसे भारत के संबंध में साक्षरता का अर्थ है कि कोई 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति अपना नाम लिखना पढ़ना जानता है तो हम उसको साक्षर मानते हैं। तो ये आधारित ये 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 संकेतक हैं। कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज बनता है। इसी औसत को फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। सबकी वैल्यू 0 से 100 के मध्य होती है और PQLI का भी मूल्य 0 से 100 के मध्य होता है। 0 का मतलब सबसे खराब स्थिति में है और 100 का मतलब सबसे उत्तम स्थिति में है। ये इसकी वैल्यू है। इसी के मध्य में सामान्यतः किसी भी राष्ट्र की PQLI वैल्यू रहती है। ये महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक के लिए। जो मानव विकास सूचकांक ये इसको और अच्छा करते हुए इसको और इसके आगे जाता है, इसको परिमार्जित, इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार करते हुए PQLI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की संकल्पना आती है। हम इसकी चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे।